नमस्कार। बड़ी खबर में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर एक हादसे से जुड़ी। बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामूली घायलों को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हादसा शाम 5 बजे के आसपास हुआ और मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। रेलवे के डीजी सेफ्टी भी मौके पर जा रहे हैं। और हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौके पर रवाना हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी। और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। और अब बात करते हैं कोरोना की। दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड अब तक का तोड़ दिया है। 24 घंटे में 28,867 केस आए हैं। किसी भी एक दिन में ये सबसे ज्यादा है। इससे पहले 20 अप्रैल को इस तरह के केस आए थे। 28,395 केस तब आए थे और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। आज 29.21% पर कोरोना का संक्रमण दर भी पहुंच गया है, जो कि 3 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 3 मई को 29.55% थी संक्रमण दर। 24 घंटे में 31 मरीजों की मौत भी हो गई है और जो आंकड़ा है कोरोना से मौत का वो भी अब 25,271 हो चुका है। सीधा हम रुख करते हैं, हमारे संवाददाता शरद शर्मा का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये काफी बड़ा आंकड़ा है और लगातार हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कितनी चिंता की बात है और कितनी तैयारियां हैं? कादम्बिनी, देखिए चिंता की बात तो है ही, क्योंकि अगर केस बढ़ रहे हैं तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बोझ बढ़ रहा है और अब लगभग 1 लाख के आसपास जो है एक्टिव केस पहुंचने वाले हैं। यानी कि दिल्ली के अंदर अभी 94-95 हजार एक्टिव केसेस हैं। इसका मतलब इतने लोग अभी जो हैं इनका उपचार चल रहा है, चाहे होम आइसोलेशन में हो चाहे हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा हो। अगर हम देखें कि मौत के आंकड़े जो हैं वो क्या हैं, अगर दूसरी लहर से तुलना करते हैं तो ये काफी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि दूसरी लहर में 100, 200, 300, 400, 450 मौत जो हैं एक दिन में हमने देखी हैं, जब 28 हजार मामले रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन अभी जो मौत हो रही हैं वो कल 40 थी, आज 31 हैं। तो अगर उसकी तुलना में देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ हालात ठीक हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि कहा जा रहा था कि ये माइल्ड है और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, बस बुखार हो रहा है, गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो उस नजरिए से देखें तो ये 31 मौत हो रही हैं या 40 लोगों की मौत हो रही है, ये भी ज्यादा है। तो जहां तक तैयारी की बात है वो अस्पतालों में तो तैयारियां हैं, क्योंकि अस्पतालों में उतने लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर मौत हो रही हैं इतनी संख्या में तो ये जरूर चिंता की बात है। और अगर यही ट्रेंड अभी बना रहता है तो सरकार को कुछ और जो है पाबंदियां दिल्ली के अंदर लगानी पड़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। तो एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। उधर मुंबई में 24 घंटों में कोरोना की 13,702 नए केस आए, जो कल से 16.55% कम है। कल 16,420 मामले आए थे। कल 67,339 टेस्ट हुए थे, जिनमें से 24.38% लोग संक्रमित पाए गए। लेकिन आज संक्रमण दर भी घटकर 21.73% रह गई है। मुंबई में इस वक्त 95,123 एक्टिव केस मौजूद हैं। हरिद्वार की हेट स्पीच वाले मामले में वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनका नाम भी सबसे पहले पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमे में और अब इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। उत्तराखंड की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है।
जी को गिरफ्तार किया गया है और इनको तीसरा केस जो इनके खिलाफ दर्ज हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे 8/22 में गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में अब पेश किया जाएगा। और भी कुछ लोगों पर सर इस मामले में मुकदमा दर्ज है? देखिए, विवेचना, ये सब विवेचना का विषय है, विवेचना की जा रही है। इनको गिरफ्तार करके कहाँ से गिरफ्तार किया है? नारसन बॉर्डर से इनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान का। कमाल, इनका नाम भी शायद सबसे पहले आया था, वसीम रिजवी का, और गिरफ्तारी भी सबसे पहले हुई है, लेकिन पुलिस बाकी लोगों के बारे में कि उनको गिरफ्तार करेगी या नहीं, हिरासत में लेगी या नहीं, इस पर कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, पुलिस बोल भी नहीं रही है और पुलिस ने किसी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की थी। जो एफआईआर की थी वसीम रिजवी के खिलाफ ही की थी। किसी लोकल आदमी थे, कोई वहाँ के रहने वाले हरिद्वार के, उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा करके एक तहरीर दी थी जिसमें 153 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि वसीम रिजवी उस धर्म संसद के आयोजक नहीं थे, दूसरे लोग वहां पहले से करते रहे हैं, वो लोग थे। और जो कुछ उस दिन बोला गया वैसी उससे मिलती जुलती बातें यति नरसिंहानंद जो हैं उसके पहले भी वहां पे बोलते रहे। तो पुलिस ने बहरहाल वसीम रिजवी को तो गिरफ्तार किया है, वो कह रहे हैं कल कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा, लेकिन बाकी जितनी हेट स्पीच हुई, जितनी तरह की चीजें कही गई, 17, 18 और 19, 3 दिन ये धर्म संसद हुई थी, लेकिन उनमें से बाकी और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहां स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद भी उनके साथ थे जब वो थाने ले जाए गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इन्हीं के खिलाफ एफआईआर हुई थी और इनको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाकी नामों में जैसा कमाल बता रहे हैं कहीं एफआईआर तक नहीं हुई है। उधर उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 125 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 50 महिलाएं हैं। इनमें से कई नामों का जिक्र कर प्रियंका ने उनको टिकट दिए जाने के पीछे की वजह बताई। इनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां का नाम भी शामिल है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर यूपी की चुनावी जंग में हाथ आजमा रही प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। प्रियंका ने वादे के मुताबिक 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां आशा सिंह का नाम भी शामिल है। हमारे उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें। कांग्रेस ने चुनावी हिंसा की शिकार रही रितु सिंह, कोरोना के दौरान जी जान से काम करने वाली और मानदेय बढ़ाने की मांग पर लाठी खाने वाली आशा वर्कर पूनम पांडे, अवैध रेत खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाली अल्पना निषाद। बात यह है कि लड़ाई आपकी बढ़ती जाती है, लड़ाई का आपका घेरा बढ़ता जाता है, लेकिन संघर्ष करने वाले जो इंसान के लिए लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है। तो हो सकता है कि मेरे लड़ाई का एरेना बड़ा हो गया है, लेकिन लड़ाई अपनी जगह मौजूद है और लड़ा जाएगा। 40% महिलाओं को सीटें दे करके कांग्रेस ने एक अच्छी नई पहल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिगत और धर्म आधारित राजनीति हावी है। ऐसे में इस नए मूव का कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, इस पर शक बरकरार है। प्रियंका के मुताबिक इस सूची में 40% युवाओं को भी टिकट दिया गया है। यूपी चुनाव के बाद अपनी राजनीति के बारे में पूछे जाने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे यूपी की लड़ाई जारी रखेंगी। मैंने यूपी में शुरू किया है, मैं वो प्रयास जारी रखूंगी। के अंदर मैं पहले भी रहा। इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी चले गए, ये कहते हुए कि 22 की सीधी लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस ने महिलाओं को जागरूक बनाने का बीड़ा बेशक उठाया हो, लेकिन उसे ये भी पता है कि यूपी में जातियों को साधे बगैर उसकी कोई भी चुनावी राह बहुत मुश्किल है।
लखनऊ से सौरभ शुक्ला के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज लोहड़ी का त्यौहार है। इस त्यौहार में रात में लोहड़ी जलाते हैं और मूंगफली, रेवड़ी और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाते हैं। लेकिन इस बार लोहड़ी का त्यौहार पंजाब के लोगों के लिए कुछ अलग और खास है। आखिर क्यों, ये बता रहे हैं पंजाब के जालंधर जिले के रुड़का कला गांव से हमारे संवाददाता शरद शर्मा। लोहड़ी का त्यौहार है। मैं पंजाब में हूँ, पंजाब के दोआबा इलाके में हूँ। ये रुड़का कला पिंड है, जिला जालंधर और विधानसभा है फिलौर। और ये देखिए, ये रात का समय है तो गांव के लोग, पिंड के लोग जो हैं लोहड़ी जलाकर जो है यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। और इस बार की जो लोहड़ी है इन लोगों के लिए ये पिछली बार से अलग है, क्योंकि ध्यान रहे पिछली बार जब लोहड़ी का त्यौहार था, यानी कि 13 जनवरी 2021 जो थी, उस समय बहुत से लोग जो हैं वो सिंगू बॉर्डर पे थे और इस तरह के जो जश्न थे वो कुछ फीके पड़े हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों ने सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए लोहड़ी मनाई थी। कुछ लोगों ने यहाँ गांव के अंदर इस तरह से ये लड्डू बांटकर या मूंगफली, रेवड़ी बांटकर जो है ये त्यौहार मनाया था। आप पिछले साल इस समय पर सिंगू बॉर्डर पे थे? हाँ, सिंगू बॉर्डर पर थे हम, KFC में थे। अच्छा, हाँ, बहुत लंबा चौड़ा था। हाँ। तो ये लोहड़ी आपके लिए कैसे अलग है, थोड़ा बताइए, लोगों को पता चले। ये लोहड़ी इस साल बहुत किसानों के लिए बहुत अच्छी है। सब लोगों के, किसान मजदूर एकता के, सब ने जो मोर्चा फतेह किया है उन लोगों से बहुत अच्छी लोहड़ी, पहले साल की अच्छी लोहड़ी आई। पिछली बार की लोहड़ी में और इसमें क्या अंतर है? पिछली बार जी तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब मनाई तो पिछली बार भी होगी, वो फिर ऐसी बस बनाई होगी। हाँ जी, हाँ जी। सारे लोग यहाँ नहीं थे। हाँ जी, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ। अच्छा, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं। इस बार की जो खुशी है वो यहाँ पर अलग ही देखी जा रही है और हमारी तरफ से भी सभी दर्शकों को लोहड़ी दियाँ लख लख बधाइयाँ। फिलौर विधानसभा से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन, पिंड रुड़का कला से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।